मोहम्मद, एससीओ का इजलास पहला मौका था जब पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म एक जगह इकट्ठे हुए। आप आलमी अमूर समेत ऐसे फोरम्स पर बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं। क्या समझते हैं आपके भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज में किसने बरतरी हासिल की? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सिर्फ मेरी बात नहीं है, दुनिया के जितने भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जो बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे एससीओ समिट के अंदर प्यूटिन की, प्रेसिडेंट जी की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, सारे वर्ल्ड लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और जेस्चरिंग होती है, उसको मॉनिटर किया। उनका बहुत क्लियर कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उसकी बॉडी लैंग्वेज में और उस पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जिस तरीके से दुनिया के लीडर्स ने इंटरैक्ट किया उस डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज में और इंडिया को लेके बहुत ज्यादा फर्क था। इंडिया जाहिर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब चाइना गए हैं तो वो ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की इज्जत और विक्ट्री लेकर गए हैं। नरेंद्र मोदी वहां पे आया है तो वो ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत लेकर आया है। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जो है, वहां पाकिस्तान का ये जो विजिट था एससीओ का, पाकिस्तान की जो लीडरशिप एससीओ में गई है हमारा, इट वाज मल्टीलेटरल प्लस बाइलेटरल, यानी उसमें हमने एससीओ भी अटेंड किया और उसके बाद बाइलेटरल भी चाइना के साथ हमने सीपेक से रिलेटेड और एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, हर तरह के मामलात के ऊपर चाइना में हमने बी टू बी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमने डिस्कशन की। ऑन कॉन्ट्रेरी जो इंडिया का विजिट था वो 1-1.5 दिन का विजिट था और इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी उसने भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी की मीटिंग है वो बहुत सेरेमोनियल सी थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ और वो बायलाइन साइडलाइंस पे थी एससीओ समिट की। सो इन दोनों जो डेलीगेशंस गए हैं इंडिया का और पाकिस्तान का, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और पाकिस्तान जाहिर है अपनी जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है पाकिस्तान का चाइना के साथ उसको मजीद बढ़ाने या बेहतर करने के लिए गया था। ऑन कॉन्ट्रेरी नरेंद्र मोदी वहां पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए गया था। पाकिस्तान वहां पे सीपेक 2 की बात कर रहा है, पाकिस्तान वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां पे बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया और चाइना के दरमियान में डायरेक्ट फ्लाइट्स खोल देनी चाहिए। हाँ जी। सो इन दोनों जो डेलीगेशन से इनकी जो इंटरेक्शन थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ठीक। भारतीय मीडिया तो एससीओ के इजलास में मोदी की मुलाकातों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है कि चीन और रूस के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन है और अमेरिका को पैगाम देना चाह रहा है। आप क्या समझते हैं जो जबरदस्ती के मुसाफे और बातचीत मोदी ने की है वो वाकई इस काबिल है कि हम उस पर इंडिया के रूस और चीन से ताल्लुकात को मिसाली समझ सकें? जी देखें, इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं उस पे तो अब तरस आना चाहिए सबको। इनकी ना फॉरेन पॉलिसी की कोई सेंस है, ना इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ना इनको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है, और ना इनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ इस वक्त रशिया और चाइना के ताल्लुकात किस नौयत के हैं और पाकिस्तान के साथ किस नौयत के, और इन दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान का, अगर आप पाकिस्तान और चाइना को देखें तो पिछले 70 सालों में दुनिया में अगर किसी दो मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं तो उसमें शायद पाकिस्तान और चाइना पहले या दूसरे नंबर पे आए। कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान और चाइना का। बहुत मुश्किल हालात आए, वर्ल्ड ऑर्डर्स चेंज हुए, दुनिया के हालात बदले, लेकिन पाकिस्तान चाइना के रिलेशन में तब्दीली नहीं आई। ऑन कॉन्ट्रेरी नरेंद्र मोदी एंटी चाइना रेटरिक के साथ या चाइना की दुश्मनी की बुनियाद पे उसने पूरी दुनिया के साथ पिछले 10 साल अपने ताल्लुकात बनाए। अब जब अमेरिका की तरफ से इंडिया को साइडलाइन किया गया है तो वो चाइना के पास चला गया, और वो भी 2018 के बाद से अब आए हैं। जी, अब चाइनीज डिप्लोमेसी और रशियन डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी बड़ी काम, कैलकुलेटेड और कोल्ड है। दुनिया की सारी डिप्लोमेसी कोल्ड होती है, लेकिन रशिया और चाइना अब ये देखेंगे कि भारत से हम अपने सारे इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करें। जितना भारत के अंदर चाइना और रशिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनहांस कर सकता है, वो भारत से आखिरी आउंस भी इंटरेस्ट का निकाल लेगा, क्योंकि उनको पता है कि भारत इस वक्त अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। भारत एक जमीन पे गिरा हुआ एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है। तो लिहाजा अब चाइना और रशिया भी जिस तरह डिप्लोमेट्स आपस में बात करते हैं वो उसी
तरीके से करेंगे, मैक्सिमम इंटरेस्ट इंडिया से लेंगे और अपना फायदा करेंगे। इसमें इंडिया का कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद मेरी बात का जवाब दीजिए कि चाइनीज क्या ये बात खुद नहीं मानते कि पाकिस्तान की ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की जो जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया है, उस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर दिया। और पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। तो अगर जिस तरह हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, कोल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, उसमें इंडिया की इकोनॉमी का या इंडिया के डिफेंस का मजबूत होना डायरेक्ट चाइना के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया एक हद से ज्यादा मजबूत हो या इंडिया का डिफेंस स्ट्रांग हो या इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ये मैं आपको कोल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस की लॉजिक समझा रहा हूं। बाकी मिलना जुलना डिप्लोमेटिक जो तरीकेकार हैं वो तो चलते रहते हैं, वो तो दुश्मनों के साथ भी डिप्लोमेटिकली आप मिलते हैं और सारा कुछ करते हैं। सो पाकिस्तान को बिल्कुल भी इंडियन मीडिया जितनी हाइप बिल्ड कर रहे हैं, उनका तो काम ही, उन्होंने तो लाहौर के अंदर भी एक सीपोर्ट बना दी थी। सो लिहाजा इंडियन मीडिया इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, स्पेशली जब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की बात आए। पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो लीग ही अलग है, वो डोमेन ही अलग है, वो गेम ही अलग है। इंडिया इस वक्त जो कर रहा है वो, मैंने जैसा कहा, वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है जो अमेरिका की जानिब से भारत पर लगी माशी पाबंदियों की वजह से। अगर भारत चीन के ब्लॉक का हिस्सा बनता भी है अहमद, तो उसके लिए तो उसे हर हाल में पाकिस्तान से भी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं चीन अपना रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ, ऑब्वियसली ये तनाज़ा ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्किंग रिलेशन क्रिएट कर सके पाकिस्तान और भारत के दरमियान आफ्टर दिस एससीओ? देखें, पाकिस्तान हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री रहा है और हम पिछले 10 साल से इंडिया को कहते रहे हैं कि तुम जो दहशतगर्दी यहाँ पे भेज रहे हो टीटीपी बीएलए की, वो खत्म करो, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन इनका दिमाग उस वक्त तक ठीक नहीं हुआ जब तक इनको मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में मारनी पड़ी। अब बात यह है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की टर्म्स में देखें तो नरेंद्र मोदी और इंडिया का जो चाइना और रशिया के साथ अब ये जो बढ़ा रहे हैं अपने ताल्लुकात, इससे इनको अमेरिका की तरफ से ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि इनकी अलाइनमेंट अमेरिका के साथ है। लेकिन फिर भी मोदी मजबूर है ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने इंटरनल जो कल्टिस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करना है, उनको उसने दिखाना है कि मोदी किसी के आगे झुकेगा नहीं। उसने वो रेटरिक बिल्ड करना है, उसने वो नैरेटिव क्रिएट करना है जो अपने उसने कल्टिस्ट को फीड करना है। अब इसी सारे सिनेरियो को अगर आप मद्देनजर रखें तो भारत का जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का सारा रेटरिक है, जो इन्होंने हथियार ले रहे हैं, असला ले रहे हैं, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका एग्रेशन है, आई थिंक अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर मिस एडवेंचर्स और हमले नहीं करेंगे, जिसको ये सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल कहते हैं, तो फिर इनकी अपनी वोटर बेस खराब होगी। और मोदी की प्रायोरिटी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की बका या इंडिया की यूनियन या भारत के लोगों का फायदा नहीं है। उसकी इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उसने बीजेपी की वोटर बेस को सेटिस्फाई करना है, जो ये कहती है कि अखंड भारत बने और हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में जो चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो भारत की जो इस वक्त हुकूमत है भारत के अंदर, जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस भी ये जो बीजेपी की हुकूमत इस वक्त इंडिया के अंदर है, जो अमित शाह, अजित डोवल, नरेंद्र मोदी के ऊपर चल रही है, जब तक ये हुकूमत मौजूद रहेगी भारत में, ये एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ प्लान करते रहेंगे, मिस एडवेंचर्स प्लान करते रहेंगे। ठीक।